गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो अब रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1 और इसकी क्लास नंबर 13 है भाई। और अपन ये पढ़ेंगे आज इसके बारे में। पिछले क्लास में अपन ने आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान के बारे में चर्चा की थी। अब अपने लेसन को अपन आगे बढ़ाते हैं। आप तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी लेकर के और बैठ जाइए। तो देखो अब मॉल संकल्पना, जो अपना टॉपिक होगा आज वो होगा मॉल संकल्पना। मॉल संकल्पना या मॉल अवधारणा, जिसे क्या कहते हैं? मॉल अवधारणा, मॉल कंसेप्ट कहते हैं। फिर इसे मॉल अवधारणा, मॉल कंसेप्ट वही, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे? मॉल कंसेप्ट, ठीक है। MOLECON, मॉल कंसेप्ट कहते हैं इसे। CEPT कंसेप्ट। तो देखो मॉल अवधारणा या मॉल कंसेप्ट। तो मॉल शब्द पदार्थ के मापने की एक इकाई होती है, पदार्थ की मात्रा को मापने की इकाई होती है, जो मूल राशि में थी भी। अपन ने देखा था पदार्थ की मात्रा को मोल के अंदर व्यक्त किया जाता है। तो देखो जो मोल के अंदर व्यक्त करते हैं इसे, तो इसमें मॉल अवधारणा या मॉल संकल्पना की जो बारे में बताया गया, तो परमाणु या अणुओं की जो संख्या होती है वो काफ़ी सारी होती है भाई, या बहुत अधिक संख्या होती है। या उनकी संख्या को ज्ञात करने के लिए एक डब्ल्यू ऑस्टवाल्ड ने 1896 में, ठीक है ना, डब्ल्यू ऑस्टवाल्ड ने 1896 में ये मॉल अवधारणा के बारे में मॉल एक शब्द दिया था, लैटिन शब्द मॉल, जिसका इस मॉल शब्द का जो अर्थ होता है, मॉल का इसका जो अर्थ होता है वो होता है भाई ढेर। जैसे एक मिट्टी का ढेर हो, एक परमाणु का ढेर हो, एक अणुओं का ढेर हो, एक कणों का ढेर हो, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे भाई? मॉल कहेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब लिखते हैं, चलते हैं इसके बारे में। तो आप तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर के। किसी पदार्थ में परमाणु या अणु, किसी पदार्थ में परमाणु या अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए सन 1896 में डब्ल्यू ऑस्टवाल्ड ने एक लैटिन शब्द, यानी लैटिन या ग्रीक भाषा का एक शब्द है, लैटिन शब्द मॉल्स का प्रयोग किया। लैटिन शब्द मॉल्स का प्रयोग किया, जिसका जो अर्थ होता है ढेर होता है, जिसका अर्थ ढेर होता है, ठीक है ना। लैटिन शब्द मॉल्स का प्रयोग किया, जिसका अर्थ क्या होता है भाई? ढेर होता है। सन 1967 में पदार्थ की मात्रा बताने के लिए
पदार्थ की मात्रा बताने के लिए मोल को एसआई मात्रक के रूप में मोल को एसआई मात्रक के रूप में स्वीकार किया गया। मोल को एसआई मात्रक के रूप में क्या किया गया भाई? स्वीकार किया गया। ठीक है, तो आगे लिखते हैं। देखो, मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है, मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके उतने ही कण उपस्थित होते हैं या विद्यमान होते हैं। कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 यानी C12 कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में होते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में होते हैं। ठीक 12 ग्राम में होते हैं। तो मोल की जब परिभाषा पूछी जाएगी तो आप परिभाषा ये बताएंगे मोल क्या है। मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है ना। ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक 12 ग्राम में परमाणु या कणों की संख्या मान लो, परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है भाई, यह है मोल की परिभाषा। तो देखो, मोल और नीचे और लिखेंगे, तो पहले आप इसको उतारेंगे। देखो, मोल अवधारणा क्या है? ये मोल अवधारणा के बारे में किसी पदार्थ में परमाणु या अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए W. ओस्टवाल्ड ने 1896 में एक लैटिन शब्द मोल्स का प्रयोग किया, और जिसका अर्थ क्या होता है भाई? ढेर। अब ढेर की चर्चा कर रहा हूं मैं। तो देखो, ढेर क्या होता है? जैसे एक मिट्टी का ढेर, ठीक है, जैसे गेहूं का ढेर, जैसे अनाज का ढेर, ठीक है ना, जैसे कोई भी प्रकार की एक सब्जी हो तो उसका एक ढेर, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे परमाणुओं का ढेर, कणों का ढेर, अणुओं का ढेर, तो वो क्या होता है? उस पूरे को एक ढेर को क्या कहा है? मोल कहा है। सन 1967 में पदार्थ की मात्रा बताने के लिए मोल को एसआई मात्रक के रूप में क्या कर लिया गया भाई? स्वीकार कर लिया गया। और मोल क्या है? एक मूल राशि है ना, और मूल मात्रक इसका मोल होता है। अब मोल क्या है कि मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो ये है भाई मोल। आप लिखेंगे नीचे, आप उतार लें इसको।
अब कार्बन 12 नीचे लिखेंगे ना, कार्बन 12 परमाणुओं का द्रव्यमान, कार्बन 12 परमाणुओं का द्रव्यमान, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा या स्पेक्ट्रम मापी द्वारा, परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी द्वारा ज्ञात किया गया, स्पेक्ट्रम मापी द्वारा क्या किया गया भाई, ज्ञात किया गया, जिसका मान 1.992648 इंटू 10 की घात 1.992648 इंटू 10 की घात -23 ग्राम होता है, 23 ग्राम होता है, यह 23 ग्राम है। ठीक है भाई। अब कार्बन के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम, कार्बन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है। अतः 12 ग्राम है। अतः कार्बन के 1 मोल में, कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या बराबर, ठीक है भाई, बराबर 12 ग्राम इसका द्रव्यमान है भाई। तो द्रव्यमान जो दिया गया है ग्राम में, उसमें इस द्रव्यमान का जो स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा जो द्रव्यमान ज्ञात किया गया है, इस द्रव्यमान का क्या कर देंगे अपन, भाग लगा देंगे। तो 1.992648 गुणा 10 की घात -23। ठीक है भाई। ऊपर भी देखो ग्राम है, नीचे भी क्या है, तो ग्राम से ग्राम तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसका इसमें भाग लगाएंगे, तो इसका इसमें भाग लगाने पर हमें जो राशि प्राप्त होगी वो होगी भाई 6 ग्राम प्रति परमाणु, है ना, 6.2022 इंटू 10 की घात 23 ये संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें इसका जो मात्रक होगा वो होगा परमाणु प्रति मोल, ठीक है। ये जो संख्या प्राप्त होगी 6.022 इंटू 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो 23 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये ऊपर जाने पर प्लस में हो गया, और इसका इसमें भाग लगाएंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी। इससे भी लंबी संख्या प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ तक की लिखेंगे दशमलव की 3 बिंदु अक्षर तक की। तो 6.022 इंटू 10 की घात 23। अब ये जो संख्या होती है, ये वैज्ञानिक अवोगाद्रो के सम्मान में इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। तो देखो इसमें कार्बन के 12 ग्राम, नीचे भी लिखाएंगे ना, तो एक बार देख लें। कार्बन के 12 ग्राम कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी द्वारा, स्पेक्ट्रम मापी है ना, स्पेक्ट्रम मापी द्वारा ज्ञात किया गया, जिससे ये प्राप्त होता है भाई, ठीक है, 1.992648 इंटू 10 की घात -23 ग्राम। अब कार्बन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, अर्थात कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 12 ग्राम।
कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या, तो ये जो दिया गया मान है ये स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, जो स्पेक्ट्रोमापी द्वारा जो मान ज्ञात किया गया उसका क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। भाग लगाने पर हमें एक संख्या प्राप्त होती है 6.022 × 10⁻23, जिसे परमाणु प्रति मोल क्या कहे, इस संख्या को ये अवोगाद्रो संख्या कहते हैं वैज्ञानिक अवोगाद्रो के सम्मान में। तो आप इसे उतारें एक बार। और अब नीचे लिखेंगे इसके इस संख्या को वैज्ञानिक अवोगाद्रो के सम्मान में, वैज्ञानिक अवोगाद्रो के सम्मान में, अवोगाद्रो के सम्मान में अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं भाई, ठीक है ना। इस संख्या को क्या कहेंगे, अवोगाद्रो संख्या, जिसे Na से निरूपित करते हैं, जिसे क्या करते हैं भाई, Na से निरूपित करते हैं या Na संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। किसी पदार्थ के 1 मोल में, किसी पदार्थ के 1 मोल में, 1 मोल में, किसी पदार्थ के 1 मोल में परमाणु या कणों की संख्या, कणों की संख्या 1 मोल में कणों यानी परमाणु, अणु, आयन की संख्या समान होती है, की संख्या सदैव समान होती है, सदैव समान होती है, सदैव क्या होती है भाई, समान होती है, चाहे पदार्थ कोई सा भी हो, चाहे पदार्थ कोई सा भी हो। पदार्थ निर्भर नहीं करेगा, पदार्थ कोई सा भी हो, यदि वो 1 मोल है तो उसमें कणों की संख्या क्या होगी, समान होगी, चाहे से परमाणुओं की संख्या पूछे, अणुओं की संख्या पूछे, आयनों की संख्या पूछे, क्या होगी भाई, समान होती है। जैसे 1 मोल सोडियम में, 1 मोल सोडियम में परमाणुओं की संख्या, बराबर 6.022। कई बुकों में 2-3 भी लिखा हुआ मिलता है ना, तो टेंशन वाली चीज नहीं है। अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगा भाई 6.022 × 10⁻23 परमाणु, ठीक है ना। ये होता है जैसे सोडियम के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या। अब देखते हैं दूसरा कोई परमाणु, जैसे ऑक्सीजन का 1 मोल लें, हाइड्रोजन का 1 मोल लें, तो सब में ये परमाणु की संख्या क्या होगी भाई,
समान होगी। जैसे 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या, तो वही होगी भाई इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक है ना, ये होगा यदि 1 मोल जल के अणु में, तो यहाँ तक आप उतारें भाई, पहले यहाँ तक उतारें। इस संख्या को देखो, वैज्ञानिक अवोगाद्रो के सम्मान में अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या को? इसको। ठीक है ना, किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या, कण कोई सा भी हो, चाहे परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, सबकी संख्या क्या होती है? सदैव समान होती है, चाहे पदार्थ कोई सा भी हो, और किसके इक्वल होती है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। जैसे 1 मोल सोडियम में परमाणुओं की संख्या यह है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। 1 मोल हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो इस प्रकार उतारें आप इसको। अब देखो, मोल अवधारणा, यह आपको टॉपिक आना ही चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी सारे पर्सन्स आपके नीट और जेईई के एग्ज़ाम में पढ़ते हैं। और वैसे भी ये एक जनरल साइंस का भी ये टॉपिक है भाई। आप इससे रिलेटेड जो पॉइंट हैं, जहाँ भी जनरल साइंस का जिस भी कंपटीशन में होगा, वहाँ भी ये इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो एक मोल जल में अणुओं की संख्या भी वही होगी भाई 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक है ना, इसी प्रकार 1 मोल CO2 में अणुओं की संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 अणु आएगा ना, है ना। 1 मोल Cl- में आयनों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 आयन। तो आप उतारें भाई इसे। ठीक है ना, उतार लें आप इसे। इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो 1 मोल ये देख ही लिया, ये चीज़ें आप उतार लें। ठीक है ना, ये चीज़ें आपके आगे आएंगी। थोड़ा सा मोलर द्रव्यमान और इसके बारे में और बता दूं। फिर मोलर द्रव्यमान के बाद में फिर अपन मोलर द्रव्यमान बताने के बाद में फिर अपन इसका जो मोल कंसेप्ट पर आधारित जो प्रश्न है ना, उनको हल कर लेंगे। या फिर आप मोल कंसेप्ट पर आ जाइए। मोल कंसेप्ट इसी को पूरा एक बार सूत्र लिखवा देते हैं। ठीक है ना, तो
देखो एक मैं आरेख बना रहा हूँ, वो आरेख आपको समझ में आना चाहिए। वो आरेख यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर है, ठीक है ना। पहले आप मोलर द्रव्यमान के बारे में एक छोटा सा टॉपिक है, मोलर द्रव्यमान या फिर मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। मोलर द्रव्यमान देखो, कोई पदार्थ है उसके एक मोल का जितना द्रव्यमान होता है उस द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है भाई। एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को ही मोलर द्रव्यमान कहते हैं, इसका यही है। तो लिख लें आप इसमें, देखो किसी पदार्थ के एक मोल का, किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को, एक मोल के द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को मोलर ग्राम में व्यक्त कर दिया जाए, सॉरी एक मोल के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त कर दिया जाता है, ग्राम में व्यक्त कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, तो उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो वह उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है या उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो वह उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोलर द्रव्यमान का संख्यात्मक मान, मोलर द्रव्यमान का संख्यात्मक, मोलर द्रव्यमान का संख्यात्मक मान, मोलर द्रव्यमान का संख्यात्मक मान उसके अणुभार के बराबर होता है, परमाणु भार के बराबर होता है। तो मोलर द्रव्यमान का संख्यात्मक मान परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है, के बराबर होता है, के बराबर होता है भाई। जैसे एक मोल हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, एक मोल हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, एक मोल हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान बराबर 1.008 ग्राम, 1.008 ग्राम होगा भाई। एक मोल H2O का, एक मोल H2O का मोलर द्रव्यमान बराबर, देखो इसका जो मोलर द्रव्यमान, जो इसका आणविक द्रव्यमान है वही इसका मोलर द्रव्यमान होगा। तो 2 तो हाइड्रोजन के और इसका 16 और 2 18 ग्राम, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम हो गया इसका। एक मोल CO2 का, एक मोल CO2 का मोलर द्रव्यमान
तो देखो CO2 का 12 और 100 दूना 32, 44 ग्राम हो गया, 44 ग्राम। तो 1 मोल का मोलर द्रव्यमान इतना होगा। इसी प्रकार 1 मोल NaCl का 1 मोल NaCl का मोलर द्रव्यमान बराबर सोडियम का 23 और इसका 35.5, तो 58.5 ग्राम। तो इस प्रकार अपन मोलर द्रव्यमान किसी का भी बता सकते हैं, जिसका जो आणविक द्रव्यमान है वही ग्राम में व्यक्त कर दें उसे ही, तो वही मोलर द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान है उसको ग्राम में व्यक्त कर दें तो वही, या फिर तो देखो इसमें क्या मोलर द्रव्यमान, किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन है भाई। मोलर द्रव्यमान का संख्यात्मक मान परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। देखो 1 मोल हाइड्रोजन का, तो 1 मोल हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो ये होता है परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान इसका मोल द्रव्यमान हो गया। 1 मोल H2O का आणविक भार होता है, आणविक द्रव्यमान होता है वो 18 होता है, तो इसे 18 को ग्राम में व्यक्त कर दिया जाता है, तो ये मोलर द्रव्यमान हो गया। 1 मोल CO2 का जो मोलर द्रव्यमान है वो 44 होता है, तो 44 को ग्राम में व्यक्त कर दें तो ये मोलर द्रव्यमान हो गया। 1 मोल NaCl का मोलर द्रव्यमान 58.8, तो 58.8 को ग्राम में व्यक्त कर दें तो ये मोलर द्रव्यमान होता है। तो इस प्रकार मोलर द्रव्यमान का ये पॉइंट है, आप उतारें इसे। अब देखते हैं भाई, अब देखते हैं। देखो अब मोल कंसेप्ट से संबंधित ये मोलर द्रव्यमान का टॉपिक था, ये भी आपको आना चाहिए था। अब इसमें देखो अब आगे और नए सूत्र वगैरह ये होंगे, तो ये जो पॉइंट है अब वाला डायग्राम समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो देखो बीच में है मोल, ठीक है भाई, और इधर लिख देता हूं मैं ग्राम में द्रव्यमान या ग्राम में भार। ग्राम में भार, ठीक है भाई। और इधर लिखूंगा कणों की संख्या, इधर क्या लिख दो, कणों की संख्या, कणों की संख्या। अब कणों की संख्या में कोई की भी संख्या आ सकती है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, ठीक है भाई। और एक और है, यहां लिख दूं मैं आयतन, तो ये हो गया आयतन भाई, ठीक है। अब सबसे पहले अपन ग्राम में द्रव्यमान की बात करते हैं। तो ग्राम में द्रव्यमान यदि अपने पास में मोल दिया गया है और इससे बदलना किस में है, ग्राम द्रव्यमान में, तो देखो मोल को ग्राम द्रव्यमान में बदलेंगे, तो मोल को ग्राम द्रव्यमान में बदलने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उस जो सूत्र दिया गया है उसके द्रव्यमान से अणुभार से गुणा करना पड़ेगा, या मोलर द्रव्यमान से गुणा करना पड़ेगा। तो मोल गुणा अणुभार, अणुभार या आणविक द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, या मोलर द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, या सूत्र द्रव्यमान भी हो सकता है। जो भी सूत्र होगा, जो भी अणु होगा, उसका द्रव्यमान टोटल होगा, ठीक है भाई। इसे इसमें बदल लिया,
ये दिया गया है, इसको इसमें बदलेंगे तो सूत्र की उत्पत्ति होगी मोल गुणा अणुभार से अपन को क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो देखो इसको उल्टा करें, यदि ये दिया गया है ये बदलना है अपन को, यदि ये मान दिया गया है और इसको अपन को किस में बदलना है भाई, मोल में बदलना है। ग्राम में दिया गया है, बाहर सारे सबके सूत्र जितने भी सूत्र होंगे उनके आधारित क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आपको टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो ये दिया गया है और इसको इसमें बदलना है, यानी ग्राम में बाहर दिया गया है और इसको इसमें बदलना है, तो क्या करेंगे भाई, जो अणुभार है उसका क्या कर देंगे, इसमें भाग लगा देंगे। तो ग्राम में भार अपॉन अणुभार, अणुभार, ठीक है भाई। दो सूत्रों की उत्पत्ति हो गई, एक तो इसको इसमें बदलने का, एक इसको इसमें बदलने का, समझ गए। इसी प्रकार देखो यदि ये मोल दिया गया है अपन को इसमें बदलना है कणों की संख्या में, मोल दिया गया है कणों की संख्या में बदलना है तो अवोगाद्रो नंबर से गुणा करना पड़ेगा। मोल गुणा 6.22 इंटू 10⁻23, या फिर इसके स्थान पर क्या होगा भाई, Na, समझ गए, Na से गुणा करना पड़ेगा। यदि ये दिया गया है ये निकालना है तो इस Na का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। कणों की संख्या भाग Na, इस संख्या का इसमें क्या करेंगे भाई, भाग लगाएंगे, ठीक है ना। और यदि ये निकालना है अपन को, इससे ये दिया गया है ये निकालना है तो क्या करेंगे भाई, इसको 22.4 लीटर से गुणा करेंगे। मोल गुणा 22.4 लीटर, ठीक है। और ये दिया गया है और ये निकालना है, आयतन दिया गया है और मोल निकालना है, तो आयतन में क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। आयतन अपॉन 22.4 लीटर, इसका क्या कर देंगे भाई, भाग लगा देंगे। इस प्रकार हमें 6 सूत्र तो सीधे सीधे सूत्र प्राप्त हो रहे हैं, 6 सूत्र हमें सीधे सीधे प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इस डायग्राम को एक बार उतारें, पुनः मैं समझाता हूं फिर। तो देखो मोल, अब मोल को बदलना किसमें, अपन को ग्राम में बदलना है। मोल को बदलना किसमें है भाई, ग्राम में बदलना है, यानी ग्राम में उसके भार, ग्राम में उसका भार निकालना है। तो जितने मोल दिए गए हैं उसको, उस जो भी राशि दी गई है, जैसे NaCl हो, CO2 हो, H2O हो, अमोनिया हो, कोई भी यौगिक हो सकता है, तो उसका अणुभार से क्या कर देंगे, उसे गुणा कर देंगे। जैसे 1 मोल में या 1 मोल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो 1 मोल का जो द्रव्यमान, 1 मोल का मान तो 1 आ गया, और उसके अणुभार से क्या कर देंगे, उसे गुणा कर देंगे। यदि ग्राम में भार दिया गया है और उसे यदि मोल में बदलना है तो ग्राम में भार अपॉन अणुभार, उसको उल्टा हो जाएगा, इसका अणुभार का भाग लगा देंगे भाई इसमें। इसके बाद में देखो मोल दिया गया है और कणों की संख्या निकालनी है, तो कणों की संख्या निकालेंगे तो मोल गुणा अवोगाद्रो नंबर से क्या कर देंगे, इसे गुणा कर देंगे, ठीक है ना। यदि कणों की संख्या दी गई है और कणों की संख्या है, तो जैसे 2 मोल में कणों की संख्या या परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 2 आ जाएगा मोल, तो यहाँ ये आ जाएगा अवोगाद्रो नंबर। इसी प्रकार कणों की संख्या दी गई है और अपन को मोल निकालना है, तो अवोगाद्रो नंबर का उसमें क्या करेंगे भाई, भाग लगाएंगे। इसी प्रकार देखो यदि मोल दिया गया है और आयतन निकालना है, तो आयतन जो NTP पर जो आयतन होता है किसी पदार्थ के 1 मोल का आयतन, वो 22.4 लीटर होता है, ठीक है ना। मानक ताप व दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। अब मोल कितने में दिए गए हों, यदि आयतन निकालना है तो 22.4 लीटर से गुणा करेंगे उसे, तो आयतन आ जाएगा। आयतन दिया गया है और मोल निकालना है, तो 22.4 लीटर का अपन क्या कर देंगे भाई, इसमें भाग लगा देंगे। तो ये था मोल कॉन्सेप्ट और इस पर आधारित सूत्र अपन अगली क्लास में लिखेंगे, और इसको डायग्राम को आप उतार लेना। धन्यवाद।